तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो लेकर आ चुका हूँ क्रेजी क्लीनर के एक और नए एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, मिंजू को ऑपरेशन टीम 2 के लीडर बना दिया गया था और उसको एक नया असिस्टेंट भी दिया गया था, जिसके बारे में सुनने के बाद जिनुओ को अपने पिछले लाइफ के असिस्टेंट चीफ ली के बारे में याद आ गया था। आखिर में हमने चीफ सेक्रेटरी ली को देखा था, जो कि इस लाइफ में अभी तक जिनुओ से नहीं मिला था और वो जिनुओ से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। अब हमें आगे जिनुओ को एक डंजन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो गाना गाते हुए सफाई का काम कर रहा था। तभी वहाँ पर हमें मिंजू को भी दिखाई जाती है, जो कि जिनुओ के लाइन के आगे वाले लाइन को बोलती है और उसको अचानक से अपने बगल में और अपने साथ गाना गाते हुए देखकर जिनुओ काफी हैरान हो जाता है। जिनुओ उससे पूछता है, एक टीम लीडर होने के बावजूद क्या तुम्हारे पास अभी भी समय है? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मिंजू बोलती है, आपका क्या मतलब है? ये भी तो काम ही है। जिनुओ बोलता है, एक नए नए बने टीम का लीडर यहाँ डंजन के अंदर सफाई का काम कर रहा है। अगर ये बात तुम्हारे टीम मेंबर को पता चला तो क्या वो खुश होंगे? ऊपर से तुम तो एक हंटर भी हो। और तभी हमें मिंजू के पीछे मिंजू के टीम मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि सफाई करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश था। वो लोग काम करते हुए बोलता है, क्या इस तरीके से मॉन्स्टरों को काटना ठीक है? दूसरा बंदा बोलता है, आखिरकार मैं फ्लोर के फ्लश को कैसे साफ करूँ? इस सीन को देखकर जिनुओ थोड़ा सदमे में होता है और पीछे से ग्योंगटाई आगे आकर हंसते हुए बोलता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे से सोयुन बोलती है, क्या कोई मेरे साथ कीटाणुओं को मारने में मदद कर सकता है? सांघे बोलता है, जब तक कोई मदद नहीं करेगा काम पूरा नहीं होगा। वो तीनों ही हंटर ये सुनकर पोस्ट मारते हुए बोलता है, इसे हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन टीम 2 क्लीनिंग टीम 3 के साथ एक शरीर और दिल है। ये सब कुछ देखकर जिनुओ बोलता है, मैं हार मानता हूँ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिनुओ मिंजू से पूछता है, तो आखिरकार असलियत में हुआ क्या है? ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ सफाई करने के लिए आए हो। मिंजू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है उस बारे में, दरअसल बात ये है कि मुझे इस महीने के ऑपरेशन को प्लानिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ। जिनुओ बोलता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे बताओ आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? ये सुनते ही मिंजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही अपने नोट को निकालते हुए बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, दरअसल हमारे पास इस महीने 50 डंजनों को रेड करने का कोटा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त जितने हंटर हैं उन्हें देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि यह मुमकिन है। दरअसल 50 डंजन को क्लियर करने के लिए कम से कम 40 हंटरों की जरूरत है, लेकिन मिंजू के टीम में सिर्फ 17 हंटर से हैं, आधे से भी कम। जिनुओ बोलता है, दरअसल तुम्हारे पास जितने लोग हैं उनके हिसाब से तुम्हें कुछ ज्यादा ही डंजन सौंपा गया है। मिंजू बोलती है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्लू ग्रेड के नीचे के डंजन को कोटा में नहीं गिना जाएगा, सिर्फ उन्हीं डंजन को गिना जाएगा जो ब्लू ग्रेड के या फिर उसके ऊपर के ग्रेड के हो। जिनुओ बोलता है, ये बकवास है, हेडक्वार्टर्स रैंडमली लोएस्ट ग्रेड को सेट करेगा। एसोसिएशन के लिए तब तक कोई भी मायने नहीं रखता जब तक के लिए मिशन पूरा हो। दरअसल ब्लू से लेकर नेवी ग्रेड तक सभी डंजन कोटा में शामिल है। एक नेवी ग्रेड के डंजन को 3 से 4 हंटर मिलकर आसानी से क्लियर कर सकता है। इसी बेस के साथ तुम अपने मेंबरों को 3 टीमों में डिवाइड कर सकते हो, फिर दिन में 2 बार डंजन पर रेड कर सकते हो, एक सुबह और एक दोपहर को। अगर तुम्हारे टीम के मेंबरों को कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो फिर तुम हमेशा सपोर्ट टीम के ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये सुनकर मिंजू काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसे इस तरीके से किया जा सकता है, मैं इसे जरूर लिख के रखूंगी। जिनुओ अपने मन में बोलता है, ऐसे भी लोग थे जिन्हें 10 सालों तक टीम के कैप्टन रहने के बावजूद कुछ भी करने का कोई भी अंदाजा नहीं था, तो फिर एक नए टीम के कैप्टन को आखिरकार क्या ही पता होगा। दरअसल जिनुओ यहाँ पर डोंगबिन के बारे में बात कर रहा है। मिंजू जिनुओ को ये आइडिया देने के लिए शुक्रिया कहते हुए बोलती है, टीचर, मैं हमेशा ही कैसे न कैसे करके आपके ऊपर ही डिपेंड रहती हूँ। जिनुओ बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो फिर तुम अब जा सकते हो, हमें अभी भी अपना काम पूरा करना है। ये सुनकर मिंजू बोलती है, टीचर, क्या मैं आपके लिए परेशानी पैदा कर रही हूँ? जिनुओ बोलती है, तुम नहीं, दरअसल वो है। ये बोलते हुए जिनुओ मिंजू के पीछे इशारा करती है और हमें पीछे असिस्टेंट सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि छुपकर जिनुओ को ही देख रही थी और उसे इस तरीके से देखकर मिंजू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो धीरे से जिनुओ को बोलती है, क्या आप और मिस सॉन्ग
सॉन्ग एक दूसरे को जानते हैं। जिन्हो बोलता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो कल पहली बार तुम्हारे ऑफिस में उससे मिला था। मिंजू हंसते हुए बोलती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों कल से एक दूसरे को अजीब तरीके से घूरते हुए एक दूसरे के बारे में ही बातें कर रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि वो आपके एक गर्लफ्रेंड हैं। जिन्हो ये सुनकर गुस्सा करते हुए बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो। असिस्टेंट सॉन्ग मिंजू को बोलती है टीम लीडर किम मिंजू आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए जनरल मीटिंग में शामिल होना होगा। मिंजू बोलती है क्या हमारे पास इसके लिए अभी भी थोड़ा समय नहीं है, हम जाने से पहले खाना चाहते हैं। मिस सॉन्ग क्यों ना अब पहले बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट की सीट बुक कर लो क्योंकि डेंजन के अंदर फोन काम नहीं करता है। असिस्टेंट सॉन्ग बोलती है हाँ बिल्कुल, क्लीनिंग टीम को साथ मिलाकर मैं टोटल 9 लोगों के लिए सीट बुक करूंगी। और फिर गुनगुनाते हुए वहाँ से तेजी से भाग जाती है। उसके जाने के बाद जिन्हो मिंजू को बोलता है तुम यहाँ पर अंदर भी कॉल कर सकते हो, तुम ये जानते हो है ना। मिंजू बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ है जिसके बारे में मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। टीचर क्या आप सपोर्ट टीम में किसी को जानते हैं। जिन्हो बोलता है नहीं, लेकिन क्यों। मिंजू बोलती है मुझे सपोर्ट टीम से किसी का कॉल आया और उसने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन अजीब बात तो ये है कि उसने मुझे ये कहा कि ये असिस्टेंट सॉन्ग का कोई सीक्रेट है। जिन्हो अपने मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार सपोर्ट टीम से कोई मुझे क्यों ढूंढ रहा है। ये मत कहना कि ऑपरेशन टीम को बर्बाद करने के बाद वो मुझ पर नजर रखना चाहता है। क्या मुझे वो धमकी देना चाहता है कि मैं सपोर्ट टीम के साथ खिलवाड़ ना करूं, लेकिन इसके लिए तो उसे मुझे पर्सनली ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर मिंजू को बोलती है ठीक है, उसे बता देना कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं जाकर उससे मिल लूंगा। मिंजू बोलती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मदद करने वाले उन हंटरों को बोलता है आप लोगों के वजह से हमने बहुत जल्दी सफाई पूरी कर दी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तीनों बोलती है नहीं नहीं ये वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम कल भी मदद करने के लिए आएंगे। इसके बाद मिंजू वहाँ पर आकर सबको लंच के लिए इनवाइट करती है, जो सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें एक डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो घबराते हुए बोलता है ब्रदर आखिरकार आप कहाँ पर है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वहीं से कोई बोलता है मैं आसपास ही हूँ, जो सुनकर वो लड़का थोड़ा आगे की ओर जाने लगता है और फिर अपने सामने किसी को पड़ा हुआ देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो लड़का बोलता है ब्रदर क्या आप ठीक है। वो जो भी है वो बोलता है मेरी मदद करो, लेकिन अचानक से उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है जैसे कि वो कोई बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा कर एक जोरदार चीख मारता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आज लगभग दोपहर 12:30 बजे स्कूल का एक लड़का गलती से डंजन के अंदर घुस गया और उसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। किस्मत से उसे बस मामूली सी चोटें आए और आप उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उस घायल स्टूडेंट के मुताबिक वो आसानी से डंजन के अंदर चला गया क्योंकि वहाँ पर कोई भी बैरिकेड नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि एसोसिएशन का डायरेक्टर ये न्यूज मिंजू और जिन्हो को दिखा रहा था। मिंजू थोड़ा डरते डरते बोलती है डंजन को पहली बार के लिए पब्लिक के लिए एक्सेसिबल माना नहीं जाता है, मतलब कि किसी भी डंजन में आप लोग पहली बार नहीं जा सकता है। डायरेक्टर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है ये कौन नहीं जानता, तुमने बैरिकेड क्यों नहीं लगाया, ये सबसे बेसिक सी बात है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। डायरेक्टर को गुस्से में देखकर असिस्टेंट सॉन्ग और मिंजू बहुत ही घबरा जाती हैं और जिन्हो जिसने कि उस बच्चे को बचाया था वो अपने मन में बोलता है शुक्र है कि हमें वो लड़का तब मिला जब हम काम से छुट्टी लेकर जा नहीं पाले थे, लेकिन अगर हम थोड़ी देर बाद में पहुंचते तो फिर शायद से हम उस बच्चे को बचा नहीं पाते। डायरेक्टर आगे चिल्लाते हुए बोलता है इससे पहले कि ये और भी कुछ बड़ा हो मुझे बताओ कि आखिरकार हुआ क्या था, आखिरकार किस बेवकूफ ने गलती की। तभी जिन्हो आगे आकर बोलता है ये मेरी गलती थी, मैं बस बाहर बैरिकेड लगाने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी मैं खाना खाने के लिए चला गया और इस वजह से भूल गया। तभी मिंजू बोलती है आखिरकार आप क्या बोल रहे हैं, मुझे याद है कि आपने बैरिकेड लगा दिया था। जिन्हो गुस्से से उसको घूरते हुए बोलता है अपने आवाज को धीमा करो, डायरेक्टर हमारे सामने है। डायरेक्टर बोलता है तो क्या ये क्लीनिंग टीम की गलती है। जिन्हो बोलता है नहीं ये क्लीनिंग
टीम की गलती नहीं है, ये सिर्फ मेरी गलती है। डायरेक्टर बोलता है तो क्या इसका मतलब तुम इसके पूरे जिम्मेदारी खुद लेते हो? आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? गलतियां खुद पर लेने से तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? जिन्हो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सच बोल रहा हूँ। कल अगर आपने मेरे लिए एक सीट बचा सके तो फिर मैं इसे मान लूंगा कि ये मेरे ओर से एक गलती थी। डायरेक्टर बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुबह 9 बजे है। इतनी बड़ी एक्सीडेंट तुम डिसिप्लिनरी एक्शन से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। अगर हमारा काम यहाँ पर पूरा हो गया है तो फिर तुम सब अब यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद वो तीनों ही बाहर आ जाता है, जहाँ पर चिन्हो तो बिल्कुल शांत था, लेकिन मिंजू बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। वो बोलती है आखिरकार आप क्या कर रहे हैं? टीचर, मैंने अपने आंखों से देखा कि आपने वो बैरिकेड लगाया था। मैं जानती हूँ कि आप ये क्लीनिंग टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बुरा है। आखिरकार बैरिकेड के बिना भी कोई बच्चा इतने आसानी से डंजन के अंदर कैसे जा सकता है? और ऐसा भी कैसे हो सकता है कि एक डंजन में जिसको पहले ही क्लियर कर दिया गया हो, कोई मॉन्स्टर जिंदा रह सकता है? इसका तो कोई भी सेंस नहीं बनता। जरूर से इसके पीछे कोई है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आखिरकार आपको जिम्मेदारी क्यों लेना पड़ रहा है, जबकि इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है? जिन्हो बोलता है तो क्या हुआ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है, और हम जाकर बता देते हैं कि ये सब कुछ हमें फंसाने के लिए किसी ने प्लानिंग किया। क्या इस तरीके से तुम्हारे पास मास्टरमाइंड को पकड़ने का कोई तरीका है? क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि ये तुमने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया? ये सुनकर मिंजू आगे से कुछ भी नहीं बोल पाती है। तो जिन्हो बोलता है अगर वो लोग इतना सारा तैयारी कर सकते हैं तो क्या हम आम लोगों के साथ थोड़ा सा डील नहीं कर सकते? ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कुछ भी पता लगा पाए। मिंजू बोलती है लेकिन फिर भी। जिन्हो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हर एक चीज से निपट लूंगा। और फिर मन में बोलता है जैसा कि मिंजू ने कहा, ये जरूर से किसी का साजिश है। पहली बात तो ये है कि उस डंजन में एक वेगा मॉन्स्टर के समन होने का कोई भी तरीका नहीं है। किसी ने जानबूझकर उस पर तब तक हमला किया जब तक कि वो मर नहीं गया। फिर वो एक स्किल के अनलॉक कंडीशन जो कि होता है पब्लिक के ऊपर डंजन क्लियरिंग टीम के इंटरेस्ट बनाना है, उसे देखते हुए बोलता है क्या ये सब मायने रखता है, क्योंकि आप में इसके मदद से एक और नए स्किल को अनलॉक करने जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें ऑफिस में मिंजू को दिखाई जाती है, जो कि परेशान होकर यही सब बातें याद कर रही होती है कि आखिरकार उस डंजन के बैरिकेड को किसने हटाया। और एक डंजन को क्लियर करने के बाद थोड़ी देर बाद ही डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन वो बच्चा डंजन डिसअपीयर होने से पहले ही अंदर कैसे चला गया, और वहाँ पर एक जिंदा मॉन्स्टर भी कैसे था? ये सब कुछ किसी का तो साजिश है क्लीनिंग टीम को फंसाने की। मिंजू आगे अपने मन में बोलती है हालातों के बेस पर ये सब करने वाला जरूर से एसोसिएशन के अंदर में से ही कोई है, लेकिन मैं तो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। मदद करने के बजाय मैं सिर्फ खड़े खड़े देख सकती हूँ। हमें उन तीनों हंटरों को दिखाया जाता है जो कि मिंजू को इतना ज्यादा परेशान देखकर उसके पास जाता है और बोलता है कैप्टन, मैंने इस इशू के बारे में सुना है और मुझे भी यही लगता है कि इसमें जरूर से कुछ गड़बड़ है। क्लीनर किम जिन्हो ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आखिरकार वो खुद जिम्मेदारी क्यों ले रहा है? दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, हमें गुनहगार को ढूंढना चाहिए। उन्होंने जॉइंट प्रोजेक्ट के दौरान हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की, इसीलिए अब ये हमारा वक्त है कि हम उनके मदद करें। अपने टीम मेंबरों के मुंह से इस तरह के बातें सुनने के बाद मिंजू भी जोश में आ जाती है और वो बोलती है अभी के लिए हमारे सभी ऑपरेशन को रोक दो। आपसे ऑपरेशन टीम 2 असली गुनहगार को ढूंढना शुरू करेगी। भले ही हम अपने मंथली कोटा को पूरा ना कर पाए, लेकिन फिर भी हम इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो बता सकता है। एक हंटर बोलता है अगर किसी भी हालत में हमारा टीम टूट जाता है तो फिर किसी को भी हैरानी नहीं होगा, इसीलिए कोटा भार में जाए। दूसरा हंटर बोलता है क्या हम वैसे भी अबेंडेड टीम नहीं है? तीसरा हंटर बोलता है हम में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। जो सुनने के बाद मिंजू बोलती है ठीक है, तो फिर हमारे पास पूरे के पूरे ऑपरेशन टीम होगी। लेकिन तभी वो अचानक से अपने सामने चीफ सेक्रेटरी ली को देखती है। सेक्रेटरी ली स्माइल करते हुए बोलती है आखिरकार आपसे मिलकर खुशी हुई कैप्टन किम मिंजू, मैं सपोर्ट टीम का डिप्टी मैनेजर हूँ, ली ए यून। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले असिस्टेंट सॉन्ग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो डायरेक्टर से मिलने के बाद वापस आकर
रोते हुए बोलती है, मेरे तो ज्वाइन होने का सिर्फ 3 दिन ही हुआ, तो फिर आखिरकार इतने में ही इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। वहाँ पर सेक्रेटरी ली भी होती है जो कि बोलती है, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, बस इसे तुम अपना बदकिस्मती समझो। तो आखिरकार आप वो लोग आगे क्या करने वाला है। असिस्टेंट सॉन्ग बताती है कि जिन्हों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने सारे गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी ली बोलती है, एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए किसी पर्सन ने इस तरह की गलती की, ये तो बिल्कुल उम्मीद से भी बाहर है। तभी असिस्टेंट सॉन्ग बोलती है, नहीं, क्लीनर किम जिनवू खुद से ही अपने ऊपर दोष ले लिया, लेकिन कैप्टन मिंजू के हिसाब से इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी ली काफी ज्यादा चौंक जाती है और अपने मन में सोचते हुए बोलती है, किम जिनवू आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद उसका पर्सनालिटी अभी भी उसी तरह के हैं। एक ऐसा पर्सन जो एसोसिएशन के सभी सड़े हुए और बुरे लोगों को बाहर निकाल सकता है। फिर वो असिस्टेंट सॉन्ग को बोलती है, इसे टीम के बाकी मेंबरों से सीक्रेट रखना, हम उनके मदद करने वाले हैं। फिर हमें 2 वर्ष प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सेक्रेटरी ली मिंजू से मिलने के लिए आई थी। मिंजू उसे अपने सामने देखकर हैरान होती है और उससे पूछती है, आखिरकार आपके यहाँ पर आने का कारण क्या है। सेक्रेटरी ली बोलती है, मैं यहाँ पर कुछ मदद करने के लिए आई हूँ। मैंने मिस सॉन्ग से क्लीनर किम जिनू के बारे में सुना, आप इस हादसे के पीछे के वजह को पता लगाने जा रहे हैं, है ना। मिंजू बोलती है, हाँ यह सच है। मिस ली बोलती है, तो क्या आपने अब तक कुछ पता किया। मिंजू बोलती है, अभी तक नहीं, हम बस शुरू ही करने वाले हैं। हम सबसे पहले इंसिडेंट के लोकेशन में जाने के बारे में सोच रहे थे, हो सकता है कि हमें वहाँ से कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। मिस ली बोलती है, तब तो मैं यहाँ पर आकर आपके टाइम बर्बाद होने से बचा लिया, भले ही आप एसोसिएशन से ही क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के परमिशन के बिना आप सीसीटीवी को चेक नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी केस को फाइल को चेक कर लिया है, क्योंकि डेंजन एक खुले एरिया में था, इसीलिए वहाँ पर आसपास कोई भी काम करने वाला सीसीटीवी नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, इसीलिए आपको वहाँ पर जाकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। मिंजू पूछती है, तो क्या फिर कोई और रास्ता है। मिस ली बोलती है, हाँ एक रास्ता है। इंसिडेंट के समय आसपास बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी थे और उनमें से कुछ गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी कैमरा है, हम उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी कैमरा में कुछ कैद हुआ हो। मिस यून अभी उन गाड़ियों के लोकेशन का पता लगा रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रेस्टोरेंट के टेबल बुक करने के लिए बाहर आया था, तब उन्होंने कुछ गाड़ी के नंबर प्लेट को देख लिया था। एक बार अगर हम उन गाड़ियों का पता लगा लेते हैं, तो फिर इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मदद से हम उन सिक्योरिटी कैमरा को चेक कर सकते हैं। ये सुनकर मिंजू बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए हाथ आगे करते हुए बोलती है, मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मिस ली उसे पीछे हटाते हुए बोलती है, लेकिन इस ऑफर का एक प्राइस है। मिंजू बोलती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 दिन तक ही टीम का कैप्टन बना रहा हूँ, मेरे पास सपोर्ट टीम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिस ली बोलती है, कैप्टन आपका क्लीनर किम जिनवू के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, क्या ये सच है। वो बंदा आखिरकार वो किस टाइप के इंसान है, उसके बारे में बहुत सारे रूमर चल रहा है, जैसे कि वो एक फ्रीलांसर हंटर है, कोई कहता है कि वो किसी प्राइवेट गिल्ड का जासूस है, और यहाँ तक कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ भी उसका कनेक्शन है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इनमें से कौन सा रूमर सच है। मिस यंग ये सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, मैं तो इस तरह के रूमर पहली बार सुन रही हूँ। मिस ली बोलती है, क्या रुको, क्या तुम सीरियस हो, ये रूमर तो कई हफ्ते पहले से हेडक्वार्टर्स में चल रहा है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अब तक इन रूमरों को नहीं सुना। मिंजू शर्माते हुए बोलती है, दरअसल बात ये है कि एसोसिएशन में मेरी कोई ऐसी दोस्त है ही नहीं जिसके साथ मैं बात कर सकूं। ये सुनकर मिस ली बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है, 1 मिनट रुको, क्या तुम सच में उसे सिर्फ एक ट्रेनर समझते हो, ये मत कहना कि तुम किम जिनवू को पसंद करते हो। लेकिन ये दोनों हंटर इधर कुछ अलग ही समझता है। वो दोनों अपने मन में बोलता है, हमारा बेचारा कैप्टन, अब से हमें उनसे अब बार बार बात करनी होगी ताकि उन्हें कभी भी ऐसा अकेला महसूस ना हो। तभी इधर मिस ली थोड़ा हंसने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों अपने मन में बोलता है, ये हमारे कैप्टन के कोई भी दोस्त ना होने पर हंस रहा है, सच में हमारा कैप्टन बहुत ही बेचारा है। इधर मिस ली अपने मन में बोलती है, एक क्लीनर ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, जो गलती उसने किया ही नहीं, और एक टीम के
कैप्टन ने उसके सारे मेंबरों को इसमें शामिल कर लिया ताकि वो उसकी मदद कर सके। इस तरह के इस घटिया एसोसिएशन में अभी भी इस तरह के कुछ अच्छे लोग बचे हुए हैं। और फिर मिंजू को बोलती है ठीक है मैं इसमें आपकी मदद करूंगी, लेकिन बाद में आपको मुझे क्लीनर की मिंजू से मिलवानी होगी, जिसके लिए वो ठीक है कर देती है। और मिसली असिस्टेंट सॉन्ग को कहकर गाड़ियों को ढूंढने का काम तेज करने के लिए बोलती है। जिसके बाद हमें एक जगह पर जिनुओ को दिखाया जाता है जिसने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कपड़े खरीदने के लिए आया था। तभी सोयुन उसको कॉल करके बताती है जिनु क्या तुम मिंजू उन्नी से बात कर सकते हो, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वो मेरे कॉल का आंसर नहीं दे रही है। मिंजू बोलती है क्या पता है कि वो कोई डंजन को क्लियर करने में बिजी हो। सोयुन बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद से उन्नी ने आज छुट्टी लिया है। जिनु बोलता है आमतौर पर टीम के कैप्टन से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोयुन बोलती है क्या ऐसी बात है, वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ देर पहले मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि वो किसी भी हालत में आपको जरूर बचाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें आने में देर हो जाती है तो मुझे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी होता है उन्हें समझाना होगा। ये सुनकर जिनु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और मिंजू आगे बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रही थी, क्या कुछ हुआ है। जिनु बोलता है मुझे माफ करना, मुझे अब कॉल को कट करना होगा। ये बोलकर वो कॉल को कट करके तुरंत ही मिंजू को कॉल करते हुए अपने मन में बोलती है कि मिंजू वो बेवकूफ लड़की, आखिरकार वो अब क्या करने के बारे में सोच रही है। मिंजू के कॉल रिसीव करते ही जिनु उससे पूछता है कि मिंजू आखिरकार अब तुम क्या कर रहे हो। मिंजू एक जगह के बारे में बताते हुए बोलती है टीचर मैं डियोजोन के ओर जा रही हूँ। जो सुनकर जिनु हैरान होते हुए बोलता है डियोजोन, लेकिन क्यों, वो तो तुम्हारे एरिया में नहीं पड़ता है। मिंजू बोलती है हम ये साबित करने के लिए सबूत ढूंढने जा रहे हैं कि ये आप गलती बिल्कुल भी नहीं थी। उस दिन डेंजन के सामने जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके अंदर कैमरा लगे हुए होंगे, हम उन्हीं के बारे में पता लगाने के लिए जा रहे हैं, शायद से वहाँ से हमें कोई सबूत मिल जाए। आज शाम तक हमें वो मिल जाएगा जिसकी हमें जरूरत है। जिनु गुस्से के साथ बोलता है मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वहीं पर इंतजार करो, तो आखिरकार तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। मिंजू बोलती है मैं हमेशा टीचर के ऊपर रिलाय नहीं रह सकती, मैं जरूर से इसमें आपकी मदद करूंगी। जिनु बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने मन में बोलता है अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो फिर वहीं पर रुक जाओ और मेरे एक न्यू स्किल को अनलॉक करने में मदद करो। अगर मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो फिर लोगों के ऊपर क्लीनिंग टीम का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे मेरा ये स्किल अनलॉक हो जाएगा। नहीं, वो इतना ज्यादा जिद्दी है कि वो किसी का भी नहीं सुनने वाली। मैं उस बेवकूफ को किसी भी तरीके से कोई भी सबूत ढूंढने नहीं दे सकती। तभी मिंजू बोलती है टीचर मैं आपको उस जगह के लोकेशन भेज दूंगी। वो आगे और भी कुछ बोल रही थी कि तभी जिनु उसके कॉल काट देता है। देखो जिनु ने उसके नंबर को किस नाम से सेव किया है, स्टूपिड फॉलोअर। हमें दिखाया जाता है कि जिनु बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए जोर जोर से रोड पर अपना सर पटकने लगता है। आसपास के लोग उसे ऐसा करते हुए देखकर बोलता है क्या ये इंसान पागल हो चुका है, उसने तो खुद का सर ही फोड़ दिया, उसके सर से तो खून बह रहा है। जिनु ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसका स्किल हाइपर बूस्ट एक्टिवेट हो जाए, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। जिनु का स्किल हाइपर बूस्ट एक्टिवेट हो जाता है और जिनु गुस्से के साथ अपने फोन को मुट्ठी पे दबाकर क्रैश कर देता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिसली एक बंदे के पास आकर बोलती है हेलो, हम एसोसिएशन से हैं, तुम इस घायल बच्चे के फैमिली से हो है ना। दरअसल ये बंदा उन्हीं दो बंदे में से एक है जिन दोनों को जिनु ने एसोसिएशन में जाकर पिटाई किया था और ली सो यंग ने उन दोनों को फायर कर दिया था। वो बंदा बोलता है मेरे पास एसोसिएशन के लोगों से बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मिसली बताती है डंजन क्लीनिंग टीम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपना बात रखने जा रहे हैं। हालांकि मामले की अभी भी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें क्लीनिंग टीम का कोई भी गलती नहीं है। अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो फिर क्लीनिंग टीम को अनफेयरली पनिश किया जाएगा, और शायद से तुम भी ये नहीं चाहते होगे कि किसी बेकसूर को सजा ना हो। वो बंदा हंसते हुए बोलता है क्या ये बेहतर नहीं होगा, और फिर क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है क्लीनिंग टीम नहीं, वो कमीना किम जिन वो, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें डेवजॉन
जोन के एक पार्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है और मिंजू ने ही जिनुओ को इस जगह का लोकेशन भेज दिया है। हमें वहाँ पर एक गाड़ी के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है और उस बंदे के पास पहुँचने के बाद जिनुओ उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरते हुए उसके गाड़ी को खटखटाता है और वो बंदा जिनुओ के चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये तो ज़ॉम्बी है। जिनुओ बहुत ही गुस्सेल तरीके से बोलता है, हेलो, मैं एसोसिएशन से हूँ, क्या तुम थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हो? वो बंदा बोलता है, क्या एसोसिएशन मुझसे क्या चाहता है? मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सिविलियन हूँ। जिनुओ उसके गाड़ी पे लगा हुआ कैमरे को पकड़ता है और उसे तोड़ने लगता है और ये देखकर वो बंदा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक इनोसेंट इंसान के गाड़ी के सिक्योरिटी कैमरे को क्यों तोड़ रहे हो? जिनुओ उसको बोलता है, एसोसिएशन से कोई इंसान तुम्हें इसका मुआवजा देने के लिए आ जाएगा। फिर वो दोबारा से अपने सर को जमीन पर दे मारता है और स्किल हाइपर बूस्ट को एक्टिवेट करके वहां से चला जाता है और ये सब कुछ देखकर वो बंदा काफी ज्यादा सदमे में होता है और तभी वहाँ पर मिंजू भी अपने हंटरों के साथ पहुंच जाती है। वो तुरंत ही उस बंदे को बोलती है, हम एसोसिएशन से हैं, क्या मैं आपसे हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए पूछ सकती हूँ? वो बंदा जो कि अभी भी पूरी तरीके से सदमे में होता है, वो दोबारा से इसी लाइन को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, एसोसिएशन एसोसिएशन, आखिरकार तुम लोग क्या चाहते हो? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों के खिलाफ केस कर दूं? ये सुनकर मिंजू उससे तुरंत ही माफी मांगने लगती है और इधर वो हंटर जाकर उसके गाड़ी को चेक कर लिया था। वो बोलता है, कैप्टन, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सिक्योरिटी कैमरा तो पहले से ही टूटा हुआ है। ये सुनकर मिंजू बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने मन में बोलती है, धत्तरी की, किसी ने पहले ही सभी सिक्योरिटी कैमरा को ढूंढ लिया, आखिरकार ये लोग इसे और कितने दूर तक ले जाना चाहता है। इसके बाद दोबारा से हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिसली उस बंदे को बोलती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम चाहते हो किम जिन-वू को ब्लेम किया जाए ये इंसिडेंट, क्या तुम्हें एसोसिएशन से ऑर्डर मिला? वो बंदा बोलता है, ये तो बहुत ही भद्दा है, अगर किसी हंटर को एसोसिएशन से फायर कर दिया जाता है तो क्या उसे अभी भी एसोसिएशन के ऑर्डर को मानना पड़ता है? मैं अपने छोटे भाई को लेकर पहले से ही बहुत ही ज्यादा परेशानी में हूँ और तुम एसोसिएशन के लोग मुझसे आकर माफी मांगने के बजाय ये कह रहे हो कि एसोसिएशन से मुझे ये सब कुछ करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। मिसली बोलती है, हम इस वक्त तुम्हारे घायल भाई के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। वो बंदा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कौन नहीं जानता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है, मेरे पास अब एसोसिएशन को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सुनकर आसपास के लोग बुरा भला कहने लगता है, जिसे देखकर मिसली अपने मन में बोलती है, यहाँ पर सुनने के लिए आसपास बहुत सारे कान हैं, अभी के लिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और तब वापस आना चाहिए जब यहाँ पर कोई भी ना हो। वो बंदा गाली देते हुए अपने भाई के कमरे में घुस जाता है और उसका छोटा भाई उसे देखकर बोलता है, ब्रदर, क्या हम अब ये सब कुछ रोक सकते हैं? पूरे दिन हॉस्पिटल में रहने से मेरा दम घुट रहा है और रोज रोज के इंजेक्शन से मैं अब तंग आ चुका हूँ। उसका बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, अब तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने बड़े भाई के बदला लेने में मदद करोगे? कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार करो। ये बोलते हुए वो अपने छोटे भाई के शोल्डर को दबाने लगता है और उसका छोटा भाई बोलता है, ब्रदर, मुझे दर्द हो रहा है। तभी पीछे से कोई बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैं इसे और थोड़ी देर तक चलने के लिए देना चाहता था, लेकिन फिर भी देखो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। हमें दिखाया जाता है कि यह जिन-वू होता है जो कि हॉस्पिटल के खिड़की से अंदर आ चुका है। वो बंदा जिन-वू को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और जिन-वू उसको बोलता है, अब सब कुछ साफ हो गया, अब जब मैं सभी करियों को एक साथ जोड़ रहा हूँ तब सब कुछ अच्छे से मेल खा रहा है। कोई बच्चा अकेले उस भारी बैरिकेड को नहीं हटा सकता था और एक मॉन्स्टर को आत्मना करके जिंदा रखना और उसे उस जगह पर रिप्लेस करना, ये सब कुछ एक हंटर के लिए तो बहुत ही आसान काम है। और फिर उसके छोटे भाई की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझसे बदला लेने के लिए तुमने अपने ही छोटे भाई को डेंजर में धकेल दिया, सच में तुम्हारे हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। वो लड़का अपने मन में सोचते हुए बोलता है, जिस इंसान से ब्रदर बदला लेना चाहता है, क्या यह वही इंसान है जिसने मुझे बचाया था? वो बंदा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी ही गलती है कमीने, क्या तुम्हें पता है कि एक बिना पेरेंट्स वाले इंसान एक मामूली सी क्लीनर के लिए जब अपने नौकरी को खो देता है तब उसे कैसा लगता है? जिन्हों उसके ऊपर गुस्से से हाथ आगे करते हुए बोलता
बोलता है वो तुम ही हो जिसने पहले लड़ाई को चुना, और फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हो अपने मन में बोलता है बेकार में ही परेशानी बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्किल कल अनलॉक हो जाएगा। कुछ तेरे मेरे तरकीबों से मैं अपने स्किल अनलॉक करने के लिए इस इंसान को शुक्रिया कह सकता हूँ। फिर वो उसी खिड़की से वापस जाते हुए बोलता है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस इसी तरह रहो और कल तक कुछ भी मत करो। और हाँ, दूसरों के प्रति कभी भी ग्रस मत रखना, इसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। तुम्हें अपने छोटे भाई के साथ भी अच्छे से पेश आना चाहिए। ये बोलने के बाद जिन्हो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद उसके छोटे भाई उसको बोलता है ब्रदर क्या आपने सुना, उसने कहा कि उसने आपको माफ कर दिया है, अब आपको भी ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।